डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मुझे पता है आप इस वीडियो का बेसब्री से कर रहे होंगे इंतजार। थोड़ी रात देर हो सकती है। आई होप कि ढेर सारे स्टूडेंट आज ही रात इसको देखेंगे, बाकी कल 2022 के पेपर को एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। और थैंक्स टू मेरे बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने कि इतने सारे क्वेश्चन रिकॉल किए कि आपको जानकर हैरानी होगी कि करीब 94 क्वेश्चन, ऑलमोस्ट समझिए 100% क्वेश्चन हो गया। 94 तो 100% ही वो मुझे मिल चुके हैं। ऑफ कोर्स उसके जो लैंग्वेज थोड़े इधर उधर हिले हुए होंगे, ऑप्शंस तो बहुत के है ही नहीं, ऐसे ही है, लेकिन आपको एक बहुत अच्छा आइडिया सभी को मिल जाएगा। और खास करके जो अगले साल एग्जाम देने वाले हैं उन स्टूडेंट के लिए जिन्होंने दिया है, उनकी तो उत्सुकता ये रहती है कि कैसा पेपर था, सर क्या कहते हैं, दोनों के लिए। सो लेट अस बिगिन। DOET 2022 पेपर एनालिसिस, मेमोरी रिकॉर्ड, और ये यूजफुल होगा यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, सेट, पीजीटी, टीजीटीएस सभी एग्जाम के लिए, क्योंकि इसमें हैं बहुत सारे उठपटांग क्वेश्चन जो ये बताते हैं कि कैसे किसी एग्जामिनेशन को कचरा किया जा सकता है। सॉरी फॉर माय वर्ड। ओके, सो लेट अस बिगिन। लेकिन इतने उटपटांग क्वेश्चन वाले एक बेकार से पेपर में भी मैं शुरुआत कर रहा हूं वेरी इजी टू इजी क्वेश्चन की। मैंने इस वीडियो को कैसे, मतलब क्वेश्चन को कैसे बांटा है, देखिए मैं क्या बताने जा रहा हूं। मैंने 4 पार्ट में क्वेश्चन बांटा है। एक है इजी, वेरी इजी, फिर मॉडरेट, एक है, फिर थर्ड पे है मॉडरेट टू डिफिकल्ट, एंड फोर्थ है डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट एंड आर्बिट। इस 4 पार्ट में मैंने बांटा है। और लास्ट स्लाइड में मैं जैसे हमेशा करता हूं, मैंने एक टेबल बना करके एनालाइज करने की कोशिश की है थीम वाइज कि कितने, किस थीम से कितने क्वेश्चन आए हैं और किस किस लेवल के हैं। जैसे जब आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी कुछ रिविलेशन होगी, कुछ देख के बहुत हैरत होगी कि किस तरह से इम्बैलेंस्ड क्वेश्चन है। मतलब जैसे IR से करीब 30 क्वेश्चन पूछे गए हैं, वहीं WPT से 5-6 क्वेश्चन पूछ के छोड़ दिए गए हैं। तो ये सब और किस लेवल के क्वेश्चन है, और फिर कट ऑफ पे भी एनालिसिस करेंगे। थोड़ी सी देर की वीडियो हो सकती है। चलिए इजी क्वेश्चन सबसे पहले देखते हैं, जो जिसको लपक लेना चाहिए था। मेरे सभी वो स्टूडेंट जो अपने ब्रेन को थोड़ा ठंडा रख पाए होंगे। यहां पे मुकाबला आपके ब्रेन को गर्म नहीं होने देने का था। एग्जामिनर आपको उसी के लिए आपको उकसा रहा था। तो यदि आपने ब्रेन को ठंडा रखा हो तो देखिए कैसे आप लपक सकते हैं इन क्वेश्चन को। ढेर सारे क्वेश्चन है। Which article of Indian Constitution provides for free and compulsory education? 21A। आप जानते हैं ये 86th अमेंडमेंट से जो है 2002 में राइट टू एजुकेशन एक्ट लाया गया, और राइट टू एजुकेशन जो है राइट टू लाइफ से उसको जोड़ा गया। यहाँ पे याद रखना चाहिए आपको, ये भी याद रखना चाहिए यहाँ पे कि राइट टू इंफॉर्मेशन जो है आर्टिकल 19(1)A से निकलता है, याद रखिएगा, वो 21 से नहीं निकलता है। हु इज एसोसिएटेड विथ एंड ऑफ हिस्ट्री? ये तो मैं हमेशा कहता हूं कि हर पेपर में ये जरूर होते हैं, फ्रांसिस फुकुआमा, एंड ऑफ हिस्ट्री। इसी तरह से क्लास ऑफ सिविलाइजेशन होते हैं। तो ये एक स्टैंडर्ड पेपर है जिसमें ये दोनों, हटिंगटन का क्लास ऑफ सिविलाइजेशन, फ्रांसिस फुकुआमा का एंड ऑफ हिस्ट्री दिखता है, एल्टन मायो का हाउथोरियन एक्सपेरिमेंट दिखता है। ये सब लड्डू क्वेश्चन है। विच नेशन स्टेट इज नॉट ए मोनार्की? यहाँ पे आप कैसे भूल सकते हैं कि नेपाल में डेमोक्रेसी हो गई है, जापान मोनार्की है, स्पेन मोनार्की, यूके तो बहुत फेमस मोनार्की है। वेरी इजी क्वेश्चन। व्हेन वाज सेकंड मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस? कोई नहीं भूल सकता मेरा स्टूडेंट। 1988, 1968 में फर्स्ट होता है, एनपीए आती है। यहाँ 1988 में सेकंड होता है, यहाँ एनपीएम आता है, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। और 2008 में आती है थर्ड मिनोब्रुक, जहां आता है गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट। हु डिफरेंशिएटेड निगेटिव एंड पॉजिटिविटी? इसे आप बर्लिन भी हर जगह जो हर क्वेश्चन में दिखाई पड़ते हैं, यहां भी इजी क्वेश्चन। कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस किस IR के स्कूल ऑफ थॉट से रिलेटेड है? ऑफ कोर्स लिबरलिज्म। यहां पे मुझे बहुत दुख हुआ कि मेरे कुछ स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होकर के नन मार के चले आए हैं। उनका कहना था कि ये तो नियो लिबरलिज्म का है, और यहां नियो नहीं दिया हुआ था इसलिए हम लोग नन मार दिया। लेकिन डियर स्टूडेंट जब देखिए कि लिबरलिज्म में नियो एंड क्लासिकल दोनों ही आते हैं। जब ये लिबरलिज्म है तो आपको इसको मारना चाहिए, ये बेटर ऑप्शन है। इजी। सेकंड देखिए, सेकंड भी स्लाइड में कंटिन्यू रहते, कितने ज्यादा है इजी, आप काउंट भी कर सकते हैं। करीब 20 के आसपास जो है क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन आपको दिखते हैं, 20 से भी ज्यादा, करीब 22-23। फीचर्स ऑफ, वो आगे आपको टेबल में दिखेगा अभी। फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ये अब मेरे स्टूडेंट इतना ही बता पाए कि सर उस पे इस टाइप का था कि उसको थोड़ा घुमा के वर्ड दिया हुआ था, लेकिन हम लोग उसको प्रेसिडेंशियल और प्राइम मिनिस्टर के बीच में, पार्लियामेंट्री, प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री के बीच में कुछ फर्क जैसा भी उसमें दिख रहा था, लेकिन ये इजी था।
विच इवेंट एस्टैब्लिश वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि उरुग्वे जो एक कंट्री है साउथ अमेरिका में, वहां पे जो गैट की जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड, जिसका नया अवतार WTO है, उसकी बैठक हुई थी लास्ट, जिसको कि यूरुग्वे राउंड ऑफ गैट निगोसिएशंस कहते हैं। वहां पे डिसाइड हुआ था WTO, और WTO बन गई थी 1 जनवरी 1995 को। विच इज नॉट वन ऑफ द सॉफ्ट पावर ऑफ इंडिया। सॉफ्ट पावर से 2 क्वेश्चन है, सॉफ्ट पावर क्या है ये भी पूछा गया। मैंने कितनी बार अपने वीडियो में बताया है, आपको ये भी बताया कि सॉफ्ट पावर नाम का बुक जोसेफ नए ने लिखा। सॉफ्ट पावर जो है, नए इसको डिफाइन भी करते हैं। वो ये कहते हैं कि उस तरह का पावर है जहां बिना किसी इंटरनेशनल रिलेशन में, ऑफ कोर्स, बिना किसी हथियार, बम, गोले बारूद, कोएर्सन के आप अपनी बात मनवा लेते हो। जैसे अभी देखो, यदि मान लो कि रसिया के पास सॉफ्ट पावर होती तो यूक्रेन को मना लेता कि तुम मत शामिल हो EU या नाटो में, हम लोग भाई भाई हैं, मिलकर साथ रहेंगे। लेकिन अब देखिए क्या हो रहा है, तो वो हार्ड पावर यूज कर रही है। तो इंडिया की जो सॉफ्ट पावर है उसमें योगा है, बॉलीवुड है, हमारा लार्जेस्ट डेमोक्रेसी होना है, एंशिएंट सिविलाइजेशन होना है, स्पिरिचुअलिटी होनी है। लेकिन तेजस फाइटर हमारा कोई नहीं है कि हम बहुत अच्छा वॉर प्लेन बनाते हैं, ये सब हमारी नहीं है सॉफ्ट पावर। तो ये ऑड वन आउट है। आसान क्वेश्चन। इक्वलिटी ऑफ रिसोर्स, तो आपने अभी देखा कि डॉर्किन से तीन क्वेश्चन CUET PG में पूछा, यहां भी डॉर्किन दिखते हैं, तो वेरी फेमस फॉर सेटर। इन इंडिया माइनॉरिटी, किस बेसिस पे माइनॉरिटी रिकॉग्नाइज किया था? हम सभी जानते हैं कि इंडिया में रिलीजन के बेसिस पे माइनॉरिटी को हम मानते हैं, लैंग्वेज के बेसिस माइनॉरिटी हम नहीं मानते, और इवन मतलब जेंडर और कास्ट के बेसिस पे तो बिल्कुल ही नहीं मानते। हाँ, कल्चर होता तो थोड़ा कंफ्यूज हो सकते थे, क्योंकि इंडिया में कल्चरल एंड रिलीजियस दोनों माइनॉरिटी को माना जाता है, लेकिन रिलीजन यदि है तो बहुत आसान है। व्हाट इज एक्सप्लेन बाय सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी? अब ये मेरे स्टूडेंट इसे आगे नहीं दे पाए, उनका कहना था कि आसान था, इसको हम लोग कर पाए। हु इज क्लासिकल रियलिस्ट? इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है? मॉर्गेनथाउ। हु प्रोपाउंडेड वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी? वॉलेंस्टीन। किसी मेरे स्टूडेंट ने कहा कि इनका जो फर्स्ट नेम था इमैनुअल के बजाय कुछ बार्नार्ड ऐसा कुछ लिख दिया गया था, लेकिन वॉलेंस्टीन था, तो कोई दिक्कत नहीं है, टाइपो होगा। हु गेव ह्यूमन रिलेशन थ्योरी? इससे आसान कुछ नहीं हो सकता है। बाय द वे ये बता दें कि इल्टन मायो से 3 क्वेश्चन इसमें था। एक तो हॉथरिनियन एक्सपेरिमेंट किसने किया, हॉथरिनियन एक्सपेरिमेंट को सजाने के लिए भी आया था, वो भी आगे देखेंगे। और यहाँ पे जो है ह्यूमन रिलेशन थ्योरी के जनक कौन है। मैचिंग ऑफ बुक्स था मॉर्गनथाउ का पॉलिटिक्स ऑफ नेशन, जॉन मेरसेमर का, केनेथ वॉल्श का। तो वेरी इजी क्वेश्चन अभी चला जा रहा है, आप देख सकते हैं 25 से भी ज्यादा। तो शायद वो पिछला क्वेश्चन ही है या दूसरा है। पॉलिटिक्स अमॉन्ग नेशन, एनार्किकल सोसाइटी, 20 इयर्स क्राइसिस, या दो, कोई स्टूडेंट बोल रहे हैं कि 2 अलग अलग क्वेश्चन था। मे बी मैंने 2 अलग अलग क्वेश्चन दिया है, बट आसान था। बुक्स और IR थिंकर के मैच करना इजी था। ग्लोबलाइजेशन पे क्वेश्चन था कि ग्लोबलाइजेशन का इसमें से कौन सा मायने सही है, बहुत आसान था। किसके लिए स्टेट जो है एक नेचुरल इंस्टीट्यूशन है? आपको पता है एरिस्टोटल ने स्टेट को एक नेचुरल, ऑर्गेनिक और इंटीग्रेटिव इंस्टीट्यूशन माना, जिसमें तो ऑर्गेनिक जैसे कि हेगल भी कहते हैं, मतलब एक नेचुरल है, नेचुरली ग्रो करता है। उस संदर्भ में वो कहते हैं कि इवन फैमिली और इंडिविजुअल से पहले जो है स्टेट है। स्टेट एक नेचुरल इंस्टीट्यूशन है जिसका कि हर व्यक्ति जो है मेंबर बनता ही यदि उसको यूडेमोनिया प्राप्त करना है। और उसकी जो नेचर होती है वो ऑर्गेनिक और ऑर्गेन जैसा, मतलब एक ऑर्गेनिज्म जैसा है, और इंडिविजुअल उसके लिम्ब जैसे हैं। एरिस्टोटल। बाय एडिंग व्हाट इन प्रोडक्ट वैल्यू इज क्रिएटेड? लेबर वैल्यू जो है, जो इसको सरप्लस लेबर वैल्यू थ्योरी करते हैं मार्क्स कहता है कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड है, फैक्ट्री है, कैपिटल है, लेबर है, उसमें केवल लेबर ही जो है वो वैल्यू ऐड करता है प्रोडक्ट में। जैसे मान लीजिए आपने लकड़ी लिया, ग्लू लिया, कील लिया, और कुछ पैसे लिए, इन सब से कोई वैल्यू नहीं होती यदि आप उस सब चीजों से लकड़ी बना रहा है कारपेंटर। केवल जो कारपेंटर उस लकड़ी और उन सब चीजों, गोंद और कील, इन सब को लेकर के पेंट से जो एक कुर्सी बना देता है, वो उसमें वैल्यू ऐड हो जाती है। तो लेबर ही केवल वैल्यू ऐड करता है। तो इसका आंसर था लेबर। वेरी इजी। वेबर्स प्रिंसिपल ऑफ ब्यूरोक्रेसी में क्या क्या फीचर्स थे? हिरार्की, रूल, डिवीजन ऑफ वर्क, रैशनैलिटी, सभी करेक्ट थे इसमें, आसान था। विच कंट्री हैव रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी? ये स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज हुए हैं, लेकिन चूंकि उसमें इंडिया भी एक था, तो मुझे लगता है कि इंडिया शायद आसानी से इसमें टिक मारने वाला होगा। बट ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग था, कोई क्या पूछना चाहता था। रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। हु फॉर्म द्रविड़ कज़गम पार्टी? तो ये पेरियार ने किया है, EV रामास्वामी। ये बहुत बार मैंने आपको बताया है। DK आगे जाकर के DMK में बनती है, जिसको कि
सी अन्ना दुरई इस्टेब्लिश करते हैं और बाद में 1972 में ये टूट जाती है डीएमके में, जिसको कि एमजीआर इस्टेब्लिश करते हैं। बाद में जयललिता उनकी लीडर बनती है और करुणानिधि डीएमके के लीडर रहते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया? इट्स अ वेरी फेमस बुक, कई बार मैंने बताया है। दादा भाई नौरोजी, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडियन इंडियन नेशनल मूवमेंट कहा जाता है, या ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। इसके अलावा उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ कॉन्सेप्ट भी इसी बुक में दिया था। उनका कहना था कि किस तरह से हमारा वेल्थ जो है वो लूटा जा रहा है ब्रिटिश का कॉलोनाइजेशन के टाइम में, क्योंकि हमसे वो रॉ मटेरियल ले रहे हैं, चीप लेबर ले रहे हैं, और उसी को प्रोड्यूस करके जो है वो हमें ही बेचते हैं और हमारे ही पैसे से हम पे वो शासन करते हैं। सो इट वाज पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी। अब हम लोग जो है इन 3 स्लाइड के बाद, नंबर्स बाद में हम लोग गिनेंगे लास्ट स्लाइड में। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन आपने देखे कि करीब 25-26 क्वेश्चन जो है बिल्कुल बेहद इजी थे। अब आप इस स्लाइड को देखिए, 4 स्लाइड को, जिसमें कि मॉडरेट क्वेश्चन, ह्यूज नंबर ऑफ मॉडरेट क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन है जिसको कि अधिकतर मेरे स्टूडेंट ने सही किया होगा। वेयर आर वुमेन? आपको पता है सिंथिया इनलोय ने बुक लिखा था बनाना बीचेज एंड बेसेज, उसमें उन्होंने पूछा था वेयर आर वुमेन इन आईआर? वो कहां दिखती हैं? वो क्या डिप्लोमेट्स की वाइफ दिखती हैं, वो नर्स दिखती हैं, इवन जो है वो कंफर्ट वुमेन के रूप में दिखती हैं, मतलब उनका सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन किया था, कहां दिखती हैं? क्यों वो लड़ती हुई नजर नहीं आती? क्यों वो निगोशिएशन टेबल पे नहीं आती हैं? वो ये पूछती है सिंथिया इनलोय। सो वेयर आर द वुमेन? मॉडरेट है लेकिन बहुत मेरे स्टूडेंट जानते हैं। विच इज कॉल्ड ऑक्सिलरी एजेंसी? अब ये मैं क्वेश्चन मार्क कर रहा हूं, मुझे लग रहा है इसको चैलेंज किया जाएगा। यहां पे और कोई है नहीं, केवल प्लानिंग कमीशन है, लेकिन प्लानिंग कमीशन स्टाफ एजेंसी है। अब देखिए इस वीडियो में एक्सप्लेन आपको नहीं कर रहा हूं लाइन, स्टाफ, ऑक्सिलरी, लेकिन एक लाइन जरूर बोलूंगा। लाइन मतलब जैसे पीएमओ, एकदम जो मेन काम करता है, जैसे कि गार्ड और इंजन ड्राइवर जो रेलवे में होते हैं, लाइन एजेंसी। स्टाफ एजेंसी जैसे रेलवे में लीजिए, सबसे आसानी होगी आपको, उसका लीगल विंग है, उसका मेडिकल विंग है, जो एक्सपर्ट सलाह देने वाला, एक्सपर्टाइज देने वाला या सपोर्ट सर्विस करता है, उसको हम कहते हैं स्टाफ एजेंसी। और जो एकदम हाउसकीपिंग जॉब करता है, हॉर्टिकल्चर, हाउसकीपिंग, हॉस्टल का मेस चलाना, इस टाइप का जो है वो ऑक्सिलरी एजेंसी है। आप सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को ऑक्सिलरी एजेंसी कर सकते हैं, बट नॉट प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन इज स्टाफ एजेंसी, इसलिए ये क्वेश्चन मार्क है, रॉन्ग होगा ये क्वेश्चन। विच इज नॉट पार्ट ऑफ यूएन सिस्टम? वेरी इजी, एमनेस्टी इंटरनेशनल किसी भी तरीके से नहीं है यूएन सिस्टम पार्ट। आप जानते हैं इंडियन गवर्नमेंट का इससे चूंकि एक तरह से पंगा जैसा हुआ था, इसके चलते ये न्यूज में भी था, तो इसलिए ये अदर ऑप्शन भी बहुत आसान है, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल, तो उसके कंपैरिजन में इसको आसानी से छांटा जा सकता था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर ऑफ कंसोसिएशनल डेमोक्रेसी? कंसोसिएशनल डेमोक्रेसी होती क्या है पहले समझिए। मैंने कई बार आपको बताया है, बेल्जियम इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, जहां पे कि जो इथनिक कंपोजिशन इस टाइप का हो। मान लीजिए एक कंट्री है जिसमें सपोज कि तीन मतलब पार्ट में है। अब ये तो तीन थोड़ा गलत हो जाएगा, ऐसा मान लीजिए 3 पार्ट में है। एक जो है पॉपुलेशन 40% है, दूसरा मान लीजिए 30% है, और तीसरा 30% है। इस टाइप का जब इथनिक कंपोजिशन होता है तो आप बिना पावर शेयर किए हुए नहीं आप उस कंट्री को गवर्न कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि एक मेजोरिटी जो है पार्टी कोई जो सपोर्ट करती है एक इथनिक ग्रुप के को रिप्रेजेंट करती है वो शासन कर ले। तो वैसे में आपको जो है मिलजुल करके शासन करना होता है। एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ता है जिसमें माइनॉरिटी को वीटो राइट होती है, जिससे कि यदि जिसकी भी सरकार बने, यदि जो नहीं है सरकार में, वो उसको वीटो कर सके। तो यहां पे जितने भी यहां पे हैं, देखिए मेजोरिटी रूल जो है कंसोसिएशनल में हो ही नहीं सकता है। मेजोरिटी वीटो इज नथिंग बट मेजोरिटी रूल। माइनॉरिटी रूल तो कहीं किसी डेमोक्रेसी में पॉसिबल नहीं, तो एक ही बच जाता है बाय एलिमिनेशन, माइनॉरिटी वीटो। क्रोनोलॉजिकली अरेंज कीजिए हॉथरेनियन एक्सपेरिमेंट को। मैंने जैसा बताया, तीसरा क्वेश्चन ये है, इसमें आपको पता है पहले हुआ ग्रेट इल्यूमिनेशन, फिर रिले असेंबली, फिर एक इंटरव्यू के थ्रू ह्यूमन एटीट्यूड, और बैंक वॉरिंग सबसे बाद में। ये मैंने अपने गाइड में आपको आगाह किया था, बताया था। इसी तरह से मैंने अपने गाइड में ये भी बताया था कि जो टेलर की बुक है उसको भी रट लीजिए कौन पहले आया। सबसे पहले पीस रेट सिस्टम 1895-96 में आया, फिर शॉप मैनेजमेंट 1900 में, आर्ट ऑफ कटिंग मेटल, और फिर प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट 1911 में। ऑफ कोर्स ये सब थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन मेरे स्टूडेंट के लिए मॉडरेट लेवल पे होगा ये। हु इज फॉर्मर हेड ऑफ द स्टेट ऑफ कनाडा?
ये जो है मैंने आपको बार बार बताया है, कॉमनवेल्थ रियल। अब यहां पे देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा, ये दो क्वेश्चन है, ये दोनों करंट इवेंट का क्वेश्चन है। ये पेपर जो है 9 सितंबर के बाद सेट किया गया है, आप समझिए इसको, मतलब बहुत हाल में सेट किया गया। कैसे? आईएनएस विक्रांत जो है 6-7 सितंबर को ये न्यूज में आया था, और एलिजाबेथ 2 का जो डेथ हुआ है 9 सितंबर को। इसका मतलब है कि 9 सितंबर के बाद ये पेपर सेट हुआ है, पहले तो ये समझिए। और ये न्यूज में था कॉमनवेल्थ रियल्म ऑफ नेशन। कॉमनवेल्थ रियल्म जो है यूके के अलावा 14 और कंट्री हैं जो क्वीन या किंग जो होता है, मोनार्क जो होता है यूनाइटेड किंगडम का, उसी को अपना हेड ऑफ द स्टेट मानते हैं। इसमें कनाडा है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, ये मैंने दसियों बार बताया होगा। तो ये क्वेश्चन उसी करंट इवेंट का है कि कनाडा का फॉर्मर हेड ऑफ स्टेट कौन था। चूंकि उनका डेथ हो गया था, वो फॉर्मर हो गई थी, इसलिए एलिजाबेथ 2। यदि करंट कहा जाए तो चार्ल्स 3। इसी तरह से उसी टाइम में न्यूज आया था कि नेवी में एक एयरक्राफ्ट कैरियर जो खुद बनाया है इंडिया ने, मतलब ऑफ कोर्स वो डिजाइन पहले कहीं से थी, उसको अपने तरीके से हम लोगों ने बनाया है। पहले शायद इंग्लैंड से ली गई थी, लेकिन उसको डिकमीशन कर दिया गया था और फिर नए रूप में इंडिया ने खुद उसको बनाया है। उसका नाम है आईएनएस विक्रांत। एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होता है? मतलब एक जहाजी बेड़ा, मतलब बहुत बड़ा समुद्री जहाज जो लड़ाकू के लिए, लड़ाई के लिए यूज किया जाता है। उस पे इतना वो मैदान जैसा उसकी पट्टी होती है, डेक होता है, कि उस पे एक साथ जो है कई एयरक्राफ्ट वहां से उड़ान भर सकते हैं। तो समझिए कि आप एयरक्राफ्ट को लाद करके उस जहाज पे किसी दुश्मन कंट्री के नजदीक जाते हैं और फिर वहां से उड़ान भर करके आप उस पर अटैक करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरह के एयरक्राफ्ट कैरियर नेवी के लिए, वो आईएनएस विक्रांत है। मॉडरेट मीनिंग ऑफ सॉफ्ट पावर, जैसा मैंने बताया कि सॉफ्ट पावर का मीनिंग जोसेफ ने को याद कीजिए, मैंने बता भी दिया। उन्होंने ये भी बताया था कि सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर को मिला करके स्मार्ट पावर कहते हैं। हर कंट्री को ये दोनों कॉम्बिनेशन ऑफ पावर यूज करना चाहिए। जैसे अभी रसिया सीधा हार्ड पावर यूज कर रहा है, इसलिए उसको परेशानी हो रही है। विच कोर्ट कैन इशू रिट ऑन लीगल राइट, ये मैंने कई बार बताया है कि केवल फंडामेंटल राइट के हनन होने पे सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है। रिट मतलब 5 रिट जो होते हैं। लेकिन जो अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का यदि इंफ्रिंजमेंट होता है या लीगल राइट का, तो केवल हाई कोर्ट आपको कर सकता है आर्टिकल 226 के तहत। और इसलिए मैंने बार बार कहता हूं कि हाई कोर्ट का जो स्कोप है रिट जारी करने का, वो सुप्रीम कोर्ट से बड़ा है दायरा, होना भी चाहिए, क्योंकि हर लोग सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंच पाते हैं, तो हाई कोर्ट होगा। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था सेकेंड बैलेट सिस्टम पे। आप में से जिन्होंने, अगेन ये करंट इवेंट का क्वेश्चन है, अभी इतने सारे इलेक्शन हुए हैं सेकेंड बैलेट पे। फ्रांस का हुआ, अभी ब्राजील में हो रहा है। सेकेंड बैलेट क्या होती है? मतलब पहले जो है, जैसे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुई डायरेक्ट, तो पहले देखा जाता है कि यदि किसी ने 50% से अधिक वोट ले लिया तो वो सीधा जो है इलेक्ट हो गया। लेकिन मान लो कोई नहीं ला पाया, तो जो टॉप 2 कैंडिडेट होते हैं उनके बीच में फिर से इलेक्शन होती है, जैसे अभी ब्राजील में हो रही है, फ्रांस में हुई। तो सेकेंड टाइम जब होती है तो 2 ही कैंडिडेट हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट राउंड के, तो वो कोई ना कोई तो मेजोरिटी वोट ले ही आएगा। इसको सेकेंड बैलेट सिस्टम बोलते हैं। इतनी बातें आपको पता है जो मैं बोल रहा हूं, तो ये क्वेश्चन आसानी से आप सॉल्व कर सकते थे। देयर इज नो लिबर्टी विदाउट लॉ, किसने कहा था? तो लॉक का एक फेमस कथन है, वेयर देयर इज नो लॉ देयर इज नो लिबर्टी या फ्रीडम। तो ये मैंने कई बार बताया है आपको, तो ये भी मतलब बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। हु सेड इंडियन फेडरलिज्म इज ए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ये भी मैंने आपको कई पास्ट ईयर पेपर एनालिसिस में बताया है, गाइड में भी बताया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड मैंने हिदायत दी थी कि जरूर देख लीजिए अभी जो है, क्योंकि जो रेजीम है उसका वन ऑफ द एजेंडा है, बीजेपी के मैनिफेस्टो में भी शायद है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए, आर्टिकल 44 में है, और ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। यदि इतनी बात आप जानते हो तो ये क्वेश्चन लड्डू क्वेश्चन था। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट रिग्स प्रिज्मेटिक सोसाइटी, कुछ कुछ स्टेटमेंट थे कि उन्होंने थाईलैंड में स्टडी किया, सही था, इंडिया में भी स्टडी किया, सही था, और ये फ्यूज को डिफ्रैक्टेड मतलब के बीच में करने की जो फिजिक्स उन्होंने लिया था, तो मुझे लगता है ऑल शायद इसमें करेक्ट होगा। अब इसके आगे मेरे स्टूडेंट नहीं दे पाए हैं, बट बहुत डिफिकल्ट नहीं है। इन मायोज ह्यूमन रिलेशन विच इज नॉट वर्कर नेम, चौथा या तीसरा क्वेश्चन आ गया मायो का, एल्टन मायो का। उन्होंने बैंक वायरिंग एक्सपेरिमेंट में कहा था कि जो ग्रुप डायनेमिक्स होती है उसमें कुछ वर्कर का नेम स्पेशली उन्होंने बताया था कि जो ग्रुप देते हैं उसको, ऐसा जो कि जो रेट ग्रुप ने तय किया है उससे अधिक प्रोड्यूस करते हैं तो उसको रेट बस्टर कहते हैं। जो उससे कम प्रोड्यूस करता है, जो ग्रुप ने तय किया है अपना टारगेट, तो उसको चीजलर कहते हैं। और जो चुगली करता है ग्रुप का मैनेजमेंट से, उसको स्कूलर कहते हैं। मोल भी एक जासूस होता है, वो उन्होंने नहीं कहा था, इसलिए सही आंसर मोल होगा।
कंस्ट्रक्टिविज्म आईआर में उससे क्वेश्चन था कि मतलब कौन उसमें इनकरेक्ट है। आपको पता है कि वहां पे आइडेंटिटी की बात होती है, हर चीज जो है वो सोशल कंस्ट्रक्शन है, चाहे वो सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट हो, चाहे वो थ्रेट का हो, चाहे पावर बैलेंस का हो, चाहे आइडेंटिटी भी एक सोशल कंस्ट्रक्शन है और वो हमेशा एक जैसी नहीं रहती, चेंज होती रहती है। और वही इस क्वेश्चन में कहा गया था कि कौन सा इसमें गलत है, तो आइडेंटिटी डोंट चेंज विल बी रॉन्ग। अब आइए मॉडरेट क्वेश्चन 3/4 में देखते हैं, विच इज नॉट ए मेन डिबेट इन आईआर। आपको पता है कि आईआर में 4 ग्रेट डिबेट हुए हैं। पहला जो है आइडियलिज्म वर्सेस रियलिज्म है, फिर ट्रेडिशनलिज्म वर्सेस बिहेवियरलिज्म है, फिर नियो डिबेट है, और फाइनली जो है रिफ्लेक्टिविज्म वर्सेस रैशनलिज्म है। तो उसमें मॉडर्निज्म वर्सेस पोस्ट मॉडर्निज्म नहीं आती है, ये दिया हुआ था, ये ऑड वन आउट है। राजा राम मोहन रॉय किस चीज में बिलीव नहीं करते थे? आपको कुछ और कंफ्यूजन हो ना हो, लेकिन वो पॉलीएथिज्म में तो कभी बिलीव नहीं कर सकते थे, तो लड्डू क्वेश्चन हो गया, क्योंकि मोनोएथिज्म में बिलीव करते थे, यूनिटेरियनिज्म में बिलीव करते थे। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था 2 पार्टी सिस्टम पे, जिसमें कि बहुत आसान उन्होंने कर दिया था, एक ऑप्शन दे दिया था कि 1 पार्टी कैन नॉट बी इन मेजोरिटी। ऐसा क्यों होगा? 2 पार्टी सिस्टम, एक पार्टी तो मेजोरिटी में होगी ही, तो इसलिए क्वेश्चन आसान हो गया बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ ऑप्शन। एक पूछा था कि इसमें से कौन सा बुक टीएच मार्शल का है, तो सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास, शायद कुछ बहुत सारे स्टूडेंट जानते होंगे, क्योंकि मैंने सीयूईटी के लिए टीएच मार्शल को काफी अहमियत दिया था और काफी चीजें इनकी जो है इंक्लूड की थी। ऑन विच पॉइंट नियो लिबरल एंड नियो रियलिज्म एग्री, ये तो मैंने कितनी बार एक्सप्लेन किया है अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर में, कई तरीके से क्वेश्चन पूछा है कि स्टेट जो है वो दोनों ही मानते हैं, नियो कि स्टेट एक रैशनल एक्टर है, और वो आईआर में जब डिसीजन लेते हैं तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के बाद लेते हैं। यही दोनों में समानता है, बाकी रिलेटिव गेन, एब्सोल्यूट गेम, जीरो सम गेम, इंटरनेशनल रेजीम, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, इन सब पे एका नहीं है। आईआर इवेंट की क्रोनोलॉजी बहुत आसान थी। ट्रूमैन डॉक्ट्राइन 1948 में, आपको पता है, यूएन का एस्टेब्लिशमेंट 1945 में होता है, बर्लिन वॉल फॉल करता है 1989 में, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस 1962 में, एक और था म्यूनिक एग्रीमेंट 1938 में। ये एग्रीमेंट बड़ा क्यूरियस था, इसमें जो है यूरोपियन पावर, इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी, ये सब मिल करके एक तरह से चेकोस्लोवाकिया बेचारा, जिसको लाचार, जैसे अभी यूक्रेन के साथ हो रहा है, उसी तरह उनका सुडेंटलैंड जो है उसको हड़प लिया था हिटलर ने। और लेकिन ये सभी देश जो है बोले ठीक है हड़प लो, वही ये एग्रीमेंट था, उसको इसलिए उसको बिट्रेयल ऑफ म्यूनिक भी कहते हैं 1938 में। उससे कुछ हुआ नहीं, वॉर रुका नहीं। ये लोग खुश हो रहे थे कि हमने वॉर रोक दिया, हिटलर को थोड़ा छोटा सा एक लैंड दे दिया, लेकिन हिटलर की भूख मिटने वाली थी नहीं। ट्रीटी ऑफ वर्साई जो 1919 में होती है, मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी जो फाउंडेशनल ट्रीटी कहलाती है यूरोपियन यूनियन की, जिसके बाद यूरोपियन यूनियन बना, 1992 में होती है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर आप लोगों को पता है, मुसोलिनी का डोमिनेंस। अब ये मेरे स्टूडेंट ने नहीं दिया क्या पीरियड था, लेकिन ये सब आसान हो गई। मॉडरेट क्वेश्चन का लास्ट स्लाइड देखिए, विच सुप्रीम कोर्ट केस डिक्लेयर्ड फेडरलिज्म एज पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एसआर बोम्मई केस। इसमें बहुत आसान इसलिए था कि बाकी जो थे, लाइक शंकरी प्रसाद केस था, गोलकनाथ केस था, केशवानंदा भारती था, वो सब हो ही नहीं सकता है, क्योंकि केशवानंदा भारती वॉज द फर्स्ट केस जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन जो है वो प्रतिपादित किया गया या प्रोपाउंड किया गया। लेकिन जो फेडरल क्या है, ये तो अभी तक कोई लिस्ट नहीं है, लेकिन एसआर बोम्मई केस में ही फर्स्ट टाइम जो है फेडरलिज्म को उभारा गया कि क्यों सेंटर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को गिराती है, क्योंकि ये फेडरलिज्म के अगेंस्ट है। इसलिए ये क्वेश्चन आसान है यदि आप थोड़ा सा उसको डीपली सोचते तो। डेफिनेशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दिया गया था और कहा गया था इसमें से किसका है, एलडी वाइट, विद्रो विल्सन। ये तो बहुत एक तरह का वैसा क्वेश्चन है जो रन ऑफ द मिल क्वेश्चन है, मैंने अपने गाइड में बहुत सारा दिया है, एलडी वाइट का भी दिया है, विल्सन का भी दिया है, तो आप देख सकते हैं। इंस्टीट्यूशनल अप्रोच जो सीपी में है, उसका फीचर्स पूछा गया है, और वो बहुत आसान है, क्योंकि आपको पता है कि स्टेट और उसके जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो एक तरह का ट्रेडिशनल अप्रोच है, मतलब पॉलिटिक्स खुद ही पहले केवल स्टेट और उसके इंस्टीट्यूशंस थे, तो उस तरह से जब देखते हैं तो लीगल फॉर्मल इंस्टीट्यूशनलिज्म की बात हम कर रहे हैं, नॉट न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म। ये मैंने आप लोग को पढ़ाया है, और मुझे आशा है कि जिन्होंने इसको ठीक से पढ़ा होगा, ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न अप्रोच, तो वो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच को आसानी से टैकल कर सकते हैं। हु डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन मैनेजर एंड लेबर, मेरे अनुसार से इसका आंसर टेलर होना चाहिए। आप याद कीजिए मेंटल रिवॉल्यूशन, आप ये भी याद कीजिए साइंटिफिक मैनेजमेंट में उन्होंने बराबर लोड डाला था मैनेजमेंट और लेबर पे। उनका कहना था कि कोई भी काम जो है वो बराबर दोनों में बटा होना चाहिए, हर स्टेप पे मैनेजर को इन्वॉल्व होना है जॉब में, ये नहीं कि लेबर पे छोड़ दिया जाए।
व्हाट इज डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी, ये भी आसान होगा। डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी आपको पता है, जहां पे कि डिसीजन जो है वो डेलिब्रेशन डिस्कशन से पब्लिक के बीच में लिए जाते हैं। यदि हम मॉडरेट टू टफ में जाएं तो ये मैंने 3 स्लाइड में लिया है। हु कॉल्ड रॉलेट सत्याग्रह हिमालयन ब्लंडर, ये क्वेश्चन डिफिकल्ट हो सकता है क्योंकि आपको लगेगा कि गांधी जी कैसे बोलेंगे हिमालयन ब्लंडर, लेकिन ऐसा इसलिए हुआ था कि रॉलेट सत्याग्रह जो उन्होंने किया उसका कोई नतीजा नहीं निकला और वो वायलेंट हो गया था। तो उनका कहना था कि हम तो नॉन वायलेंट करना चाहते थे, ना कोई नतीजा निकला और मेरी बदनामी भी, इसलिए उसको उन्हें हिमालयन ब्लंडर करार दिया गया था। टफ क्वेश्चन। हु कॉल्ड पार्लियामेंट ए जोक एंड पॉलिटिकल पार्टी एज सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन, ये आप गेस कर सकते हैं गांधी जी, मैं ये नहीं कर रहा हूं, मैं क्वेश्चन मार्क कर रहा हूं और रिसर्च कर लीजिए क्योंकि इसमें एम.एन. रॉय भी हैं। लेकिन जहां तक मुझे लगता है और जो मैंने नेट पे थोड़ा बहुत 5-6 मिनट देखा है, ये कहने वाले गांधी जी हो सकते हैं क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट को एक तरह से प्रोस्टिट्यूट तक कह दिया था, मतलब इतना हार्ड वर्ड उन्होंने अपने हिंद स्वराज में इन सब में यूज किया था। इसके अलावा वो पार्टी सिस्टम को अच्छा नहीं मानते थे, पॉलिटिकल पार्टी को वो एक तरह से खत्म करना चाहते थे, उन्होंने कांग्रेस को भी डिसबैंड करने की बात की थी, तो शायद उन्होंने यही कहा होगा, लेकिन मैं क्वेश्चन मार्क कर रहा हूं। विच ईयर इलेक्शन कमीशन इन इंडिया इनिशिएटेड द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है लेकिन कई बार पूछा गया और कई क्वेश्चन में मैंने बताया भी था 1968 में। यहाँ पे एक 1968 में तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जैसे एक बुकलेट लेके पैम्पलेट लेके आते हैं, इसलिए ये 1968 हुआ। लेकिन 1960 में पहला केरला स्टेट था जिसने कि अपने यहां मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट खुद स्टेट इलेक्शन में अपने ऊपर लागू किया था उस स्टेट में, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। हटिंगटन का थर्ड वेव डेमोक्रेटाइजेशन बहुत फेमस बुक है, इस पे मैंने पूरा एक वीडियो बनाया हुआ है डेमोक्रेटाइजेशन, यदि आपने उस वीडियो को देखा होता तो ये क्वेश्चन आपके लड्डू क्वेश्चन होता। इसमें थर्ड वेव जो है वो 74 से 89 के बीच में आता है और वहां इंडिया कहां से फॉल करेगा, वहां पे तो वो तो सेकेंड वेव में ही हो गया था आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, इसलिए डीकोलोनाइजेशन ऑफ इंडिया। आसान क्वेश्चन। विच कंट्रीज अपर हाउस है परफॉर्म जुडिशियल फंक्शन, ये आसान क्वेश्चन हो सकता है, मैं क्वेश्चन मार्क कर रहा हूं क्योंकि मैं पूरे ऑप्शन अभी देखे नहीं है, लेकिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो कि अपर हाउस है यूके में, वो जुडिशियरी का भी काम करती है वहां पे, वहां चांसलर लॉर्ड जो एक, अब तो वहां सुप्रीम कोर्ट थोड़ा अलग कर दिया गया है, लेकिन पहले हाउस ऑफ लॉर्ड ही जो है वो एक तरह का जुडिशियल सिस्टम का भी हेड होता था। मैच कंट्री और उसके पॉलिटिकल सिस्टम से मैच करना था। अब इस पे चाइना कम्युनिज्म, तो ब्राजील में कुछ डेमोक्रेसी प्रेसिडेंशियल सिस्टम इस टाइप का होगा। आई थिंक ये, अब इसमें ऑप्शन नहीं है इसलिए मैं नहीं कह सकता किस लेवल का है, लेकिन स्टूडेंट ने कहा है कि थोड़ा टफ जैसा था। पॉलिटिकल सिस्टम ब्राजील का उन्हें टफ लगा। यदि ब्राजील का आप मेरा वीडियो पढ़े होते, आपके सिलेबस में है चाइना, ब्राजील, इन सब के पॉलिटिकल सिस्टम को आपको पढ़ना है, तो इसलिए यदि आप पढ़े होते तो आपको पता होता कि वो फेडरल है, प्रेसिडेंशियल है और वहां का सेकंड चैम्बर या अपर चैम्बर को क्या कहते हैं, तो ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं होता। इन विच कंट्री यूएन डिड नॉट सेंड इस पीस कीपिंग फोर्स, यदि उसमें साइबेरिया है तो ये लड्डू क्वेश्चन है क्योंकि साइबेरिया में कभी नहीं गई है, आप गेस कर सकते हैं वहां कौन सी ऐसी कंफ्लिक्ट हुई है साइबेरिया जैसे जगह में। ऑफ कोर्स लेबनान, लाइबेरिया, सीरिया, इन सब में भेजी गई है, तो बिना जाने भी आप इस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। यदि नेक्स्ट स्लाइड में देखें मॉडरेट टू टफ में, तो प्रेसिडेंशियल वर्सेस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ऑब्सक्योर लैंग्वेज वाले ऑप्शन थे, लेकिन मुझे लगता है यदि आप इन दोनों फॉर्म को जानते हैं, कितनी बार मैंने एक्सप्लेन किया है कैसे प्रेसिडेंशियल में स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर होती है, पार्लियामेंट में नहीं, यहाँ पे बहुत सारे फीचर अलग अलग हैं, पार्टी सिस्टम भी अलग हो जाता है। यहाँ पे प्रेसिडेंशियल में बहुत लूज आइडियोलॉजिकली बॉन्डेज होता है पार्टीज के बीच में, पार्टी मेंबर्स के बीच में, पार्लियामेंट्री में बहुत वेल डिफाइंड आइडियोलॉजिकल एसोसिएशन होता है। इसके अलावा एफपीटीपी से कुछ क्वेश्चन था जो स्टूडेंट को टफ लगा, आई डोंट नो क्या टफ उसमें होगा, बट एफपीटीपी आई डोंट नो। इसके अलावा ये जो था मैंने गेस किया था कि इस बार चूंकि बहुत सारे इलेक्शन हुए हैं प्रेसिडेंट के और वाइस प्रेसिडेंट के, इसके अलावा सीयूईटी में भी इलेक्शन से रिलेटेड काफी पूछे जा रहे हैं, तो मैंने कहा था कि आर्टिकल 325, 326 को देख लीजिए, मैंने लास्ट मिनट में भी कहा था। आर्टिकल 325 कहता है कि इलेक्टोरल रोल जो बनेगा वोटिंग लिस्ट, उसमें कोई विभेद नहीं होगा रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स के बेसिस पे, और यही पूछा गया था कि वोटिंग राइट के लिए कहां डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, किस आर्टिकल में, आर्टिकल 325। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी पे। कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी जो हेल्ड ने, डेविड हेल्ड ने भी दिया और कई लोगों ने दिया है, उसमें बेसिकली बात होती है कि कोई गवर्नमेंट या किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी स्टेट के को हटा करके भी सीधा क्या पीपल या कम्युनिटी, क्या ग्लोबल लेवल पे डेमोक्रेसी स्टैब्लिश नहीं कर सकते हैं। पीपल टू पीपल डेमोक्रेसी, नॉट कि कंट्रीज के को एक मेडिएशन, मतलब कंट्री की गवर्नमेंट का एक मेडिएशन हो। तो इस पे यदि आप डीप में क्वेश्चन था तो डिफिकल्ट होगा। डीप कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन फ्रॉम मॉडल ऑफ कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स,
मतलब पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट एंड कास्टाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, ये जो है रजनी कोठारी की एक बुक भी है, कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स, और उस पर बहुत डीप क्वेश्चन था, कुछ तो कहते हैं कि लाइक रिसर्च टाइप की क्वेश्चन थी, तो चलिए इसको भूल जाइए। व्हाट इज गवर्नेबिलिटी? गवर्नेबिलिटी, यदि आप इस टर्म को समझते हैं तो ये क्वेश्चन आप क्रैक कर देते हैं। ये बेसिकली होता है कि कोई जो सोसाइटी है या कोई सिस्टम है, क्या वो गवर्नेबल है? क्या जो गवर्नर है, जो उसको गवर्न कर रहे हैं, उसकी लेजिटिमेसी है, उनकी कैपेसिटी है उसको गवर्न करने की, कि अराजकता है? ये गवर्नेबिलिटी बोलते हैं। जब भी क्राइसिस ऑफ गवर्नेबिलिटी होती है, जैसे एक समय में इंडिया में 1974-75 में हुई, तो इमरजेंसी लगाना पड़ा। मतलब जब स्टेट अपनी कैपेसिटी को लूज करता दिखता है कि उस सोसाइटी को वो गवर्न नहीं कर पा रहा है, तब वो घबरा जाता है। दैट इज गवर्नेबिलिटी। अब इस पे कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, आई डोंट नो व्हाट। इस पे फाइनल यदि स्लाइड पे देखें, या 3-4x4 होना चाहिए, तो डिमांड एंड कमांड पॉलिटी बाय रुडोल्फ एंड रुडोल्फ जो है, ये मैंने कई बार आपको बताया है, लेकिन पासिंग रेफरेंस में बताया। इस पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होगा तो आप कंफ्यूज होंगे। इसमें बेसिकली ये है कि कमांड पॉलिटी वो है जैसे इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के दौरान किया, जहां की स्टेट सर्वशक्तिमान है, स्टेट डिसाइड कर रहा है कि हमारी जनता को क्या चाहिए। आपको जो है नसबंदी चाहिए, हम आपको 20 पॉइंट प्रोग्राम चाहिए, हमको राशन देना है। मतलब जहां पे कि सरकार खुद प्रोएक्टिवली जनता की तरफ से डिसीजन लेती है। जो डिमांड पॉलिटी है, वहां पे जनता जो है वो डेलिब्रेशन से या अपने डिफरेंट पब्लिक ओपिनियन से, पेपर से, मीडिया के थ्रू अपनी डिमांड सरकार तक पहुंचाती है, और सरकार सुनती है और तब जो है वो पॉलिसी बनाती है। तो डिमांड पॉलिटी में जो है वो पीपल जो है सॉवरेन है, और कमांड पॉलिटी में स्टेट एकदम सॉवरेन और एब्सोल्यूटिस्ट स्टेट की तरह दिखता है, लाइक लेवाइथन के जैसा। तो यदि इतना बात आपको पता है तो ये क्वेश्चन बन सकता था। मैरी पार्कर फोलेट के जो 3 मेथड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन है, डोमिनेंस, कंप्रोमाइज, इंटीग्रेशन, इससे क्वेश्चन था। इसमें चौथा जो कुछ भी होगा वो ऑड वन आउट होगा, गलत होगा। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को कंपेयर किया जाता है मार्बल केक से। मतलब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या है? जहां की सेंटर और स्टेट अपनी रिसोर्सेज, पावर्स, कैपेसिटी को मिला करके जो है प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं। मार्बल केक वैसा ही होता है, जहां की पूरा केक को काटेंगे ना तो आपको सब कुछ मिक्स दिखेगा, चॉकलेट, वनीला, सब सारे फ्लेवर जो है मिक्स दिखेंगे, तो इसको मार्बल केक से कंपेयर किया गया। ये न्यू डील के टाइम में अमेरिका में ये टर्म आया था। मेन पॉलिटिकल पार्टी कंट्री का ब्राजील, इंग्लैंड, नामीबिया, चाइना डिफिकल्ट होगा ऑफकोर्स, लेकिन एक दो से आप टिक शायद मार सकते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज सीमलेस वेब, ये तो मैंने 1 दर्जन बार बताया था कि ये ग्रैंडविल ऑस्टिन ने कहा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक सीमलेस वेब है। सीमलेस मतलब कोई इसमें गांठ नहीं है। उन किन किन 3 फैक्टर्स का ये सीमलेस वेब है? सोशल रिवॉल्यूशन, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी एंड डेमोक्रेसी, इन 3 का ये जो है सीमलेस वेब है। इतना आप जानते हैं तो उसको बना सकते थे। ऑथर ऑफ स्वदेश समाज जो है वो रविन्द्रनाथ ठाकुर हैं। यस, नॉट टैगोर, ठाकुर याद रखिएगा, इनका नाम ठाकुर है, टैगोर अंग्रेज लोग कहते थे। रविन्द्रनाथ ठाकुर हैं। ये आप गेस कर सकते थे लेकिन डिफिकल्ट। कोठारी कमीशन जो है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए बैठी थी, जिन्होंने 3 स्टेज सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की अनुशंसा की थी। इसमें से 4 में से एक कौन सा इनकरेक्ट है? बहुत डिफिकल्ट हुआ होगा स्टूडेंट के लिए। अब फाइनली जो है वो क्वेश्चन जो जिसने कि आप लोगों का दिमाग सबसे ज्यादा खराब किया होगा, जिसके चलते कि आपने इसको बिल्कुल बकवास पेपर करार दे दिया, डिफिकल्ट एंड अर्बिट वन। इसमें 2 स्लाइड में मैंने लिया है। इन विच आर्टिकल थ्रू 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट न्यू प्रोविजंस वर एडेड। देखिए 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डीयूटी का फेवरेट है। इसके थ्रू जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी को एक तरह से सेंटर ने अपने हाथ में उसके फॉर्मेशन को ले लिया था। बाद में इसको सुप्रीम कोर्ट ने कुछ पार्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि कोऑपरेटिव जो है वो स्टेट लिस्ट में था। यहां पे आर्टिकल 19 के तहत जो है ये अमेंडमेंट में कहा गया कि राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव्स, ये भी जो है आर्टिकल 19 के तहत जो है अधिकार दिया जाता है इंडियन सिटीजन को। तो ये जो है बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है कि आर्टिकल 19 के तहत वो अधिकार दिया गया था। हु रोट अफ्रीका मस्ट यूनाइट? डिफिकल्ट है कि क्वामे निक्रुमा ने ये बुक लिखा था। बैरिंगटन मूर ने एक बुक लिखा है, बैरिंगटन मूर बहुत फेमस राइटर हैं, सोशल ऑरिजिन ऑफ डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसी, जिसमें वो ये कहते हैं कि कैसे जो है ये नियो मार्क्सिस्ट थे, तो कैसे जो खेतीहर क्लास जो है वो कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद क्या पैटर्न हुआ, अलग अलग कंट्री में अलग अलग तरीके से जो है, कहीं पे डेमोक्रेसी आए, कहीं पे कम्युनिज्म आया, जैसे कि इंग्लैंड, अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप में एक अलग तरह की हुई, और जापान एंड जर्मनी में एक अलग तरह से जो है खेतीहरों का रिलेशन जो है बॉर्जोजीज क्लास एंड एरिस्टोक्रेट्स, मतलब 3 जो क्लास है ना, खेतीहर,
पीजेंट क्लास, बॉर्जुअजीज क्लास, जो जो उभरता हुआ जो न्यू मिडिल क्लास कह लीजिए या प्रोफेशनल क्लास, एंड जो लैंडलॉर्ड वाले क्लास, इनके इंटरैक्शन से किस तरह से डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप हुई, इसको ये स्केच खींचते हैं बैरिंगटन मूर। व्हाट डज मौला बल, मौला बल मतलब फोर्स इन कौटिल्य आर्सर, एकदम अरबिट क्वेश्चन है। मौला, बहुत तरह के आर्मी का उन्होंने जिक्र किया, उसमें से मौला जो है वो सबसे ट्रस्ट वर्दी आर्मी होता था राजा का, जो उसकी रानियों की और उस सबकी रक्षा करता था, महल की रक्षा करता था। और उसकी इतनी ऐसी लॉयल्टी इसलिए थी कि वो सदा से खानदान बाई खानदान जो है वो राजा की रक्षा में लगा रहता था, और उसका इंटरेस्ट जो है वो वही था जो कि राजा का इंटरेस्ट था। तो मौला बल। व्हाट इज क्वाड इन WTO, ये वो क्वाड नहीं है जो आप लोग सब जानते हैं जिसमें कि यूएसए जापान के साथ ऑस्ट्रेलिया इंडिया खड़ा दिखता है, ये EU कनाडा। WTO में क्वाड है, क्वाड ऑलवेज 4 कंट्री का होता है। क्रोनोलॉजिकली अरेंज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय फायोल, ये भी बहुत डिफिकल्ट है कि उनके 14 प्रिंसिपल को अब क्रोनोलॉजिकली कौन याद रखता है। पहले डिवीजन ऑफ लेबर है, उसके बाद अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यूनिटी ऑफ कमांड एंड इनिशिएटिव, वेरी डिफिकल्ट। कब जो है वाइकोम सत्याग्रह हुआ था, ये कौन याद रखता है। वाइकोम महादेव टेम्पल था ट्रवनकोर में, स्टेट में, और वहां 24-25 में जो है दलित और नीची जाति के लोगों को जो घुसने नहीं दिया जाता था, उसके विरोध में जो है ये आंदोलन हुआ था। गांधी जी ने भी इसको समर्थन किया था। तो इजवा जाति कहते हैं उनका केरला में, उन लोगों के लीडर ने इसको लीड किया था। 19, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन। हु वाज द लॉयर डायरेक्टली एलिवेटेड टू सुप्रीम कोर्ट जज एंड देन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, SM सिकरी, जो सीधे जो एक वकील से जो है एडवोकेट से सुप्रीम कोर्ट के जज फिर CJI बने, वेरी डिफिकल्ट। विच बुक नॉट रिटन बाय लेनिन, लेकिन ये आसान इसलिए हो जाता है यदि आप थेडा स्कोपोल का ये बुक को याद रखते हैं, स्टेट एंड सोशल रिवोल्यूशन बाय थेडा स्कोपोल, तो आप इसको कैच कर सकते थे क्योंकि ये ऑड वन आउट था। बाकी तो लेनिन के बुक को उतना याद रखना मुश्किल है। सेकंड स्लाइड देखिए जो कि लास्ट स्लाइड है। हु फाउंडेड जमात इस्लामी, ये आजादी के पहले ही हुआ था, सैयद अब्दुल अला मौदूदी, कितना अरबिट क्वेश्चन है। हु क्वाइंड ऑर्गेनाइज हिपोक्रेसी, स्टीफन क्रेजनर। वैसे स्टीफन क्रेजनर इंटरनेशनल रेजीम के डिफिनेशन के लिए जाने जाते हैं बहुत सारे बुक के लिए, लेकिन ऑर्गेनाइज हिपोक्रेसी, इनफैक्ट ऑर्गेनाइज, इन्होंने बुक लिखा था सॉवरेनिटी, ऑर्गेनाइज हिपोक्रेसी। बेसिकली इसमें जो ये कहते हैं कि सॉवरेनिटी जो है वो एक तरह का एक छद्म है या एक ऑर्गेनाइज हिपोक्रेसी है, जब बहुत सारे लोग मिल करके एक स्टेट बनाते हैं, इसको नेशन कहते हैं, नेशन स्टेट, और वो कहते हैं हम सॉवरेन हैं। लेकिन आज के ग्लोबलाइज वर्ल्ड में वो सॉवरेनिटी कितनी रियल है और कितनी छद्म, इसी पे जो है वो ये बुक लिखते हैं, ऑर्गेनाइज हिपोक्रेसी सॉवरेनिटी, मतलब सॉवरेनिटी के एस्पेक्ट पे ग्लोबलाइजेशन के दौर में। हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिएटिव सोसाइटी, परहैप्स मार्टिन ब्राइट, आप इसको चेक कर लीजिएगा, मैं क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं। हु क्वाइंड एम्बेडेड लिबरलिज्म, जॉन रगी, वेरी वेरी अरबिट। एम्बेडेड लिबरलिज्म जो है ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से लेकर के और 1974 या तक की जो पीरियड थी, जिसमें कि एक डुअल पॉलिसी अमेरिका ने अपनाया था, वेस्टर्न यूरोप ने, जहां पे कि वो फ्री ट्रेड को भी कहते थे कि हर कंट्री बढ़ावा दो, लेकिन हर कंट्री को एक लिबर्टी भी थी कि अपने यहां वो एक तरह का टैरिफ और कोटा बैरियर लगा करके डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करें और अपने यहाँ फुल एम्प्लॉयमेंट दे, जिससे कि कैपिटल वहां से भाग ना जाए जो अभी होता है। तो मतलब डुअल पॉलिसी जिसमें कि वर्ल्ड ने काफी प्रोग्रेस किया था। ये वही पीरियड था जिसमें ब्रेटन वुड्स सिस्टम अमेरिका लाया था, तो उसको एम्बेडेड लिबरलिज्म की संज्ञा जॉन रगी ने दी थी। आप और पढ़ सकते हैं। थ्योरी ऑफ किंगसिंग बाय शुक्राचार्य, मैं आपको बताने भी नहीं जा रहा हूं, आप नेट पे चेक कर लीजिए। हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरप्राइज कैपिटल, में नहीं खोज पाया, लेकिन एडम स्मिथ हो सकते हैं, क्योंकि इंटरप्राइज कैपिटलिज्म इन नथिंग बट मोनोपोलिस्टिक कैपिटलिज्म और फ्री मार्केट इकोनॉमी, जो जिसके की प्रतिपादक जो है एडम स्मिथ थे, बट मैं क्वेश्चन मार्क कर रहा हूं। अर्नेस्ट गल्नर के नेशनलिज्म पे डीप कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। यदि यहां पे आप ये चीज समझें आगे के एग्जाम के लिए कि अर्नेस्ट गल्नर ने एक बहुत कंट्रोवर्शियल वे में नेशनलिज्म को समझाने की कोशिश की थी। उनका ये कहना था कि ये इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रतिफल है। मतलब एग्रेरियन सोसाइटी जब इंडस्ट्रियलाइज होती है तो नेशनलिज्म के थ्रू ही, और जहां पे कि इसको प्रिंट कैपिटलिज्म कहते हैं एंडरसन, जहां पे कि मास एजुकेशन के थ्रू कम्युनिटी का बैरियर टूट जाता है और सब एक मिल करके एक लार्ज कम्युनिटी के तौर पे अपने को जो है वो फील करने लगते हैं। लेकिन उसमें वो कहते हैं कि एक्सक्लूजन बहुत ज्यादा होता है, जो इथनिक माइनॉरिटी होते हैं या लिंग्विस्टिक वो पीछे छूट जाते हैं और वो अपने नेशन की अलग बात करते हैं, जो मेजोरिटी होते हैं वो पहले अपना नेशन बना लेते हैं। इस टाइप की बात जो है गैलनर करते हैं। यदि इस तरह के आप समझते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का नेशनलिज्म से क्या नाता है, इथनिसिटी का क्या नाता है,
इस तरह की चीजें आप यदि समझते हैं गेलनर का तो शायद ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। वी शैल फाइट ऑन द बीचेस, ये विंस्टन चर्चिल का वर्ल्ड वॉर 2 में बहुत फेमस कोट है। उन्होंने बहुत कुछ कहते हैं, हम यहां लड़ेंगे, वहां लड़ेंगे, रोड पे लड़ेंगे, आकाश में लड़ेंगे, पानी में लड़ेंगे, समुद्र में लड़ेंगे, बीच पे लड़ेंगे, इस टाइप की बातें वो करते हैं। तो उसमें ये उसको काट करके इन्होंने दिया है, वेरी वेरी डिफिकल्ट। आइडिया ऑफ लोक समग्र रिलेटेड टू विच थिंकर, वेरी डिफिकल्ट। लोक समग्र वैसे बहुत बड़ी आइडिया है, ये भागवत गीता में है, ये सर्वजन हिताय सबजन सुखाय की बात है, या सर्वे भवंतु सुखिना वाली बात है। मतलब हमारा धर्म ये कहता है कि हम ऐसा कर्म करें केवल अपना भला नहीं हो, हम सबके भले के लिए काम करें, वसुधैव कुटुंबकम वाली। तो ये जो है भगवत गीता में कृष्ण जो है अर्जुन को ये लोक समग्र का उपदेश भी देते हैं कि तुम ये लड़ाई केवल अपने लिए नहीं कर रहे हो, ये समाज के भलाई के लिए कर रहे हो, क्योंकि उससे एक सत्य पे आधारित समाज और राज्य की व्यवस्था होगी। तो ये लोक समग्र का किस थिंकर, तो इसमें अरविंदो भी इसमें काम करते हैं, गांधी जी ने भी इसको अपनाया था, विवेकानंद तिलक, तो शायद इसमें विवेकानंद ही केवल वन ऑफ द ऑप्शन था, तो सही होगा। इसके साथ ही डियर स्टूडेंट मैं खत्म कर रहा हूं। करीब 94 क्वेश्चन मैंने आपको बताया और उसको 4 पार्ट में मैंने बांटा। अब सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड देखिए जो इसको एनालाइज करता है। इस टेबल में देखिए, यहां मैं 2020 से 2022 की कंपेयर कर रहा हूं। 2022 जो है बहुत डिफिकल्ट पेपर था अभी तक का, लेकिन 2022 उसको भी सरपास कर गया है। जरा आप देखिए, मैंने इस तरह से डिवाइड किया, कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर के WPT तक 8 थीम में, आपको पता है ये 8 थीम में, और मैंने इसको इजी मीडियम टफ ऑर्बिट, यहां पे मैंने टफ जो थे उसको दोनों को मिला दिया, जो टफ एंड ऑर्बिट। तो यहां देखिए कि 39 क्वेश्चन, 94 में से 39 लगभग 40 क्वेश्चन जो है टफ या ऑर्बिट थे, सो वेरी हाई। जबकि यहां पे 97 में से मात्र 25 क्वेश्चन टफ या ऑर्बिट थे। तो उस लिहाज से ये 1.5 गुना से भी ज्यादा टफ पेपर ये है। मीडियम देखेंगे तो यहां पे 36 था और यहां केवल जो है 29 है, क्योंकि ये इधर चला गया। यहां पे 2020 में देखेंगे तो इजी 36 था और यहां केवल 26। अब यहां पे देखिए कि किससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन से ज्यादा क्वेश्चन नहीं थे, 7 क्वेश्चन केवल थे, उसमें से भी अधिकतर टफ। इंडियन पॉलिटी को उन्होंने एक तरह से बहुत कम इंपॉर्टेंस दिया, लेकिन सब टफ क्वेश्चन। IR से 28 क्वेश्चन, 28, और ये इजी भी थे बहुत सारे, मीडियम भी थे और टफ भी थे। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को बहुत वैल्यू दिया इन्होंने, 17 क्वेश्चन लेकिन अधिकतर टफ। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बहुत वैल्यू दिया, 15, लेकिन मीडियम ही थे, बहुत इजी नहीं थे, मीडियम कैटेगरी के थे। WPT को एकदम एक छोटा सा हिस्सा 6 मिलता है। IPT अच्छा खासा 10, लेकिन बहुत ज्यादा टफ 7, 70% टफ, ह्यूजली टफ। IPT कुछ पल्ले नहीं पड़ा होगा। पॉलिटिकल थ्योरी को ऑलमोस्ट उन्होंने बाईपास कर दिया। तो कहां से क्वेश्चन पूछा इन्होंने? IR से, CP से, पब एड से और IPT से, इसी 4 से इन्होंने पूछा, और वो भी इतना टफ। अब आइए कट ऑफ पे यदि हम बात करें तो यहां देखिए 26 और 29, 55 क्वेश्चन अभी भी जो है आउट ऑफ 94, मतलब मोर अबाउट 60% क्वेश्चन अभी भी इजी या मीडियम है, आपने देखा उसका लेवल। और यहीं पे सारा गेम होने वाला है डियर स्टूडेंट। यहां पे कोई गेम नहीं होने वाला है, यहां हार्डली कोई भी स्टूडेंट इंडिया में इसको टच करेगा, केवल गेस करके टच कर सकता, किसी को कुछ आता नहीं था। तो ये क्वेश्चन पेपर बदल गया, कितने पे का? 60 का ये पेपर हो गया, 60 क्वेश्चन का, और इसमें से भी 26 जो है वो है आसान और 29 जो है वो है मीडियम। तो सारा गेम इसमें है, और चूंकि ये करने लायक था तो जिन स्टूडेंट ने अपना दिमाग को कंट्रोल रखा होगा वो 50 सॉल्व कर देंगे। इसीलिए जो कट ऑफ है वो स्टिल 50% के आसपास जाएगा, याद रखिएगा, स्टिल, क्योंकि सारे क्राउडेड हो जाएंगे इसी 50% पे, और हाईएस्ट जो है बहुत कम जाएगा। हो सकता है 50% कट ऑफ हो और हाईएस्ट जो है वो 60% जाए इस पेपर में। तो मेरा ये अनुमान है कि अभी भी जो कट ऑफ होगा इस पेपर में, 400 का पेपर है, तो करीब 200 के आसपास होगा, करीब, मतलब 190 से लेके 210, 190 से लेके 210, और जो हाईएस्ट होगा वो 60%, तो 240 के आसपास हाईएस्ट होगा। तो इस तरह का जो बैंड है वो सब क्राउडेड होंगे 50 से 60% में। यहां पे मैं फाइनली आपको बोलूंगा कि कभी निराश नहीं होना चाहिए इस टाइप के पेपर से। मैंने कल इतने सारे मैसेज देखे, सर बहुत डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट, सबके लिए डिफिकल्ट। आप देख सकते हैं कि कोई भी इस पे नहीं बनाएगा, और ये भी आप देख सकते हैं कि केवल यदि लास्ट 2 स्लाइड को छोड़ दे, ऑर्बिट जो कि करीब 20 क्वेश्चन थे,
या उससे भी कम। तो बाकी सब इधर उधर थे जो आपको आते थे, लेकिन उसमें डीप पूछ दिया, उसके ऑप्शन टफ कर दिया। तो ऐसा नहीं है कि पढ़ाई जाया जाता, और पढ़ाई कभी जाया नहीं जाता है, क्योंकि गेम तो आपने देखा कि 60 में ही होना है, इससे फर्क ही नहीं पड़ता है कि 40 क्वेश्चन क्या है। तो फिर तो ले दे के उन्हीं को कंपीट करना है जिनको करना है। तो इसलिए कभी निराश ऐसे नहीं होना चाहिए, मुस्कुराना चाहिए। आई होप कि आपने अपना दिमाग ठंडा रखा होगा, आप में से कई लोगों ने, और वही क्वालिफाई करेंगे। जो वहां पे जो जो जिनका सेल गर्म हो गया होगा, अनफॉर्चुनेटली वो इन 60 में भी गलत करेंगे, और खेल तो वही होना था, 40 में होना नहीं था। आपने उस 40 को वैल्यू दिया, नहीं देना था। जैसे कि क्रिकेट मैच में फाइनली मैं बोलूं तो ये उस टाइप का पिच था न्यूजीलैंड में, याद कीजिए, जहां की 2 दिन में जो है 5 दिन का मैच खत्म हो जाता है। पहले न्यूजीलैंड खेलती है, 162 बनाती है, इंडिया 110, और फिर इस तरह का लो स्कोरिंग मैच होता है। ये लो स्कोरिंग मैच है, सारा खेल जो है 60 क्वेश्चन में ही होने वाला है। सो ओके डियर स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। इस तरीके से आप मुझसे जो है पूछ सकते हैं अपने क्वेश्चन। कृपया ऐसे क्वेश्चन पूछें। अब बहुत ज़्यादा मेल आते हैं, मैं जवाब नहीं दे पाता हूं जिसका 1-2 लाइन में जवाब दिया जा सके। और ये तो कभी ना पूछिए कि मुझे इतने नंबर आए हैं तो मेरा होगा या नहीं। मैंने यहाँ कट ऑफ दे दिया है, आप खुद जज कर लीजिए। और जो स्टूडेंट अगले साल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मेरा मैसेज है कि अभी सबसे बढ़िया जो रिसोर्स है, ऑब्जेक्टिव पॉलिटिकल साइंस 1500 क्वेश्चन, आपको बहुत सारे ये चीज़ें वहाँ दिखेंगी। उसको खरीद के अभी से प्रैक्टिस कीजिए, और फिर आगे वेट कीजिए कि किस तरह से मैं आपको गाइड करता हूँ। ओके बाय, मिलेंगे फिर बहुत जल्द।